क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है? दरअसल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया था। कुछ ऐसा ही बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र का नाम दिया, गारंटी की बात की गई, न्याय की गारंटी की बात की गई और मोदी की गारंटी से भिड़ने का दावा किया गया। लेकिन लगातार ये मैनिफेस्टो सुर्खियों में आ रहा है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें जो अल्पसंख्यकों को लेकर वादे किए गए हैं, इसमें खासतौर पर जो पर्सनल लॉ को लेकर वादे किए गए हैं, उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम लीग के साथ तो वैचारिक पूर्वज जो थे बीजेपी के, उन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी। वैचारिक पूर्वजों की हिस्ट्री रही है बीजेपी के मुस्लिम लीग के साथ में। ऐसे में बीजेपी कैसे मुस्लिम लीग से जोड़कर कांग्रेस पार्टी को देख सकती है, इसी को लेकर चुनावी वार पलटवार हो रहा है। विस्तार से बात, पहले रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ा हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार पलटवार किया है। खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह आज कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। मोदी जी की भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन बीजेपी की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है। आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पिएंगे तो भी मरेंगे। तो वैसा चाट के एक बार देखने के लिए मत जाओ, और एक बार देखे हैं तो मोदी देश को खराब करता है। एक तरफ जहां खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है, तो वहीं मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नए सिरे से हमला कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि मैं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर हैरान हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग वाली मानसिकता दिखा दी है, उसे इन वादों पर जवाब तो देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बीजेपी मुस्लिम लीग से जोड़कर हमला बोल रही है, तो वहीं पीएम मोदी अपनी गारंटी के जरिए हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। इस सियासी नूरा कुश्ती में किसका दांव भारी पड़ता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। देश रत्न निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। एडवोकेट विजय शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर देश रत्न निगम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और वैचारिक पूर्वज थे, जिन्होंने अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया भारतीयों के खिलाफ आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में, और साथ ही वो ये कहते हैं कि आरएसएस की छाप साफ दिखाई देती है और बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इस पर जवाब। जी, आपने सारे सर्वे देखे हैं बहुत सारे चैनल पर, सब कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही। कुछ संख्या में आगे पीछे की बात करते हैं सारे, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। और जो एनडीए अलायंस है
वो पावर में आ रहा है और अच्छी खासी संख्या के साथ आ रहा है। दूसरा, पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कांग्रेस में कभी उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कश्मीर के लिए नारा उठाया था, कश्मीर की तरफ यात्रा करी थी उन्होंने, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का, जिसके कारण, उस मुहिम के कारण आज 370 हटा है और जहां उनको अरेस्ट किया वो संदेहास्पद स्थिति में उनकी जेल में मौत हो गई। नेहरू ने उनको जेल में रख के बंद कर दिया था। रही ये बात कि ये मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से मिलता है, 1936 का चार्टर आप मुस्लिम लीग का देख लें, या जिन्ना का 1929 का आप 14 पॉइंट प्रोक्लेमेशन देख ले, सब में बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। कांग्रेस कहता है कि हम पर्सनल लॉज इनके मुस्लिम को देंगे, मतलब शारिया लॉ देंगे, और वो शारिया वो भी सिविल लॉज में बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं करते। देना है तो सब दो, उसकी बात करो। वहां कहते हैं हम संविधान से चलेंगे, अपराध के मामले में हम संविधान से चलेंगे, और जो सिविल कानून वगैरह है, पर्सनल लॉज है, उसमें हम शारिया लॉ से चलेंगे। ये दो मुहापन देखिए कांग्रेस का साफ नजर आता है। हिंदुओं को बहुसंख्यक मानते हैं, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है, उनको 2/3 बहुमत मिलता है, तो उसको बहुसंख्यकवाद मानते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म मानते हैं, उसके खिलाफ है। आपको अभी याद होगा रामेश्वरम कैफे का जो ब्लास्ट हुआ था कर्नाटक में, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता का नाम गलत एक भ्रम फैला दिया गया था, जबकि मुसाफिर हुसैन और अब्दुल काफी नाम के 2 व्यक्ति उसमें मिले। राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है एकदम, और उसका और ये सभी जानते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जिसके कारण नोआखली में हिंदुओं का जनसंहार हुआ, या 1921 में मोपला में नरसंहार हिंदुओं का हुआ, या कलकत्ता में और सब मुस्लिम लीग का किया कराया था, या जो रजाकार ने और मुस्लिम लीग ने हैदराबाद में 1947 में किया, जब सरदार पटेल को सेना वहां भेजनी पड़ी। और आरएसएस की छाप देखिए, कोई बहुत ऐसी बात क्या है कि आरएसएस की ही देन है भाजपा, तो वो छाप तो देखिए नजर आएगी, लेकिन वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम, संघ अपना काम करता है। तो इस तरह का देखिए फैलाना, वो तो उनके कह पास रहे हैं कि देखिए संघ की बेस्ट फ्रेंड है मुस्लिम लीग, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, इसलिए संघ को अपने बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम लीग की याद आ गई है, ये कह रहे हैं। देखिए, नहीं, वो देखिए कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। मुस्लिम लीग का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है, हमेशा से किया है। 1942 में भी अगर आप देखें तो संघ जुड़ा हुआ था। इनके बहुत बड़े नेता जेल से जाने के बचने में हमारे साथ काम कर रहे थे संघ के साथ, और शरण ली थी उन लोगों ने। अरुणा आसफ अली से आप पूछ लीजिए, उनकी सारी इतिहास बताता है। तो बहुत सारे लोग थे जो मिलके काम कर रहे थे, बहुत सारे स्वयंसेवक झंडारोहण करते हुए मारे गए, जब मेरठ हो, महाराष्ट्र हो, मारे गए। आप 1947-48 का आप युद्ध देख लीजिए, 200 हमारे स्वयंसेवक मारे गए कश्मीर में, और 1962 के युद्ध में 43 स्वयंसेवक मारे गए। जो ठीक है साहब, मैं वापस आऊंगी। बिलाल खान हमारे साथ हैं। बिलाल खान, जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जिन्ना के 1929 की मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। जो बातें जिन्ना 1929 में कहता था, आज 2024 में कांग्रेस वही बात दोहरा रही है। देखिए, ये भाजपा वाले जो हैं, इनकी तो आदत है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं लगातार, ये लोग जो हैं, इनका मामला क्या है, ये लोग जुड़े हुए हैं आरएसएस से। इनकी आइडियोलॉजी पूरे भारत को पता है। जिस तरीके से देश के अंदर आज नफरत फैला रहे हैं, उस तरीके से आज इनको मालूम है कि देख सकते हैं कि इनकी जो विचारधारा है गोडसे की विचारधारा है। तो ये किसी को जिन्ना कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, तो पूरा भारत देश समझता है। लेकिन देश को आजाद कराने वाले लोग महात्मा गांधी का नाम नहीं लेंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेंगे, सरदार पटेल का नाम नहीं लेंगे, लगातार नफरत की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। यही तो उनकी आइडियोलॉजी है मैडम, यही तो समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके चला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ ले जाके आज देश को खूबसूरती से बनाने का काम किया है। 70 सालों की बात करते हैं, अपने 10 साल का जवाब क्यों नहीं देते? आज देखते किस तरीके बेरोजगारी देश में छा रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ रोजगार दिए बताइए? कितने लोगों को रोजगार दिया? जो वादे कर रहे थे, तो 10 साल इनको भाजपा को हो चुके हैं आज, लेकिन इनके पास क्या है? फिर वो मुद्दा जिन्ना को लेकर आ गए। जिन्ना का भूत कब तक चलाएंगे भाई साहब? 10 साल चला लिया, अब नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं जिन्ना के भूत से काम कब तक चलाएंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस, मुझे पढ़ के ऐसे लगता है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैनिफेस्टो है। आप देखिए, ये धर्म के आधार पर छात्रों को विदेश भेजने की बात करते हैं, मुस्लिम छात्रों को, अल्पसंख्यकों को, उनको छात्रवृत्ति की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक, जिससे मेरी मुस्लिम माता बहनों जो है उनको नरक से आजादी मिली है, इनके घिनौने कार्यों से आजादी मिली है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं।
स्कूल कॉलेजों को ये धार्मिक आधार पे ऐसा अड्डा बनाना चाहते हैं कि कम से कम जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उनको तो ये बख्श दें, उसके आधार पे ये बात करते हैं। दूसरा, ये इन्होंने देखा होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसने उत्तराखंड में जो यूसीसी आया, हमारा समान नागरिक संहिता आया है, उसका भी विरोध किया है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हम अल्पसंख्यक लगाएंगे। आप मुझे बताइए, आज की डेट में कॉलेजियम के द्वारा ये सारे लगते हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं? वहाँ जाति प्रथा लागू करना चाहते हैं। वहां का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एक है कि योग्यता, वहां ये भरना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस का कहीं से लगता है कि भाई ये कांग्रेस का कहीं कुछ भी किसी तरह से है? सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम दो वो बना देंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट पर भी शक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी क्षमता है उसको भी ये कम कर आंकते हैं कि एक जज जो है वो दोनों काम नहीं निपटा सकता, ये उनके ऊपर भी करते हैं। दूसरा, ये कहते हैं दोनों भागों में निपटा देंगे, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक कमेटी बैठाना चाहते हैं, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोली है। जवाब देना चाह रहे हो, तारिक खान का भी रिएक्शन मैं लूंगी। बिलाल खान, आपने सुना विजय जी कह रहे हैं कि दरअसल ये कुल मिलाकर अपीजमेंट है, ये एक तरीके से माइनॉरिटीज को खुश करना वोट बैंक के लिए, ये वो कोशिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और लगातार हिस्टोरिकल फैक्ट्स का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। विजय जी, मैं आगे फ्लोर दूंगी सर, प्लीज उनका काउंटर, उसके बाद तारिक खान का एक कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस माइनॉरिटी इसी देश के लोग हैं ना। हम भारत के दूसरे देश पाकिस्तान से तो नहीं आए ना हम लोग। अगर माइनॉरिटीज के लिए कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि भाजपा का तो विजन है उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट नहीं देनी है, और लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट किसी मुसलमान चेहरे को दी हो तो बताओ, हम साथ देंगे। हमारे जो लोग हैं और भी लोग साथ देंगे, इनका मुसलमान लोग साथ देंगे। एज ए मुस्लिम और एज एन कांग्रेस नेता मैं वही बात कहना चाहूंगा। अगर ये बात करते हैं तो इसी को तो कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। मुसलमान को टिकट दिया क्या, ये पूछ रहे हैं आप? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुसलमान सीट नहीं मिलती है इन लोगों को, हम तो देते हैं। हमने कितने टिकट दिए मुसलमानों को, बताइए हमारी पार्टी ने कितने टिकट दिए? वैसे तो बड़ी सेक्युलरिज्म की बात की जाती है बिलाल खान, तो ये सेक्युलरिज्म तब जाकर कहां चला जाता है जब माइनॉरिटीज की बात होने लगती है। मेजॉरिटी की बात होती है तो सेक्युलरिज्म है, और माइनॉरिटी की बात होती है तो कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। तब मैडम, हम माइनॉरिटी की भी बात करते हैं और मेजोरिटी की भी बात करते हैं, यही तो देश की खूबसूरती है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी की बात करते हैं, यही तो तुष्टीकरण की राजनीति, यही तो फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों निकल रहे हैं वहां? माइनॉरिटी की, ये मेजोरिटी की बात करते हैं कैसे? इनकी एक योजना बताइए जिसमें माइनॉरिटी को डिप्राइव किया गया है, बताइए जरा मुझे बिलाल खान। एक योजना बताइए जिसमें माइनॉरिटी को नहीं देते हो बेनिफिट, एक योजना बता दीजिए मुझे। देखिए, मैं इनके बयानों से खिलाफ हूँ। जो बयान देते हैं ना इनकी पार्टी के लोग, जो आज देश के गद्दारों को और फलाने ढिमको और एक संसद में खड़े हुए नेताओं को गंदी गंदी आतंकवादी कहा जाता है, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैंने कह दिया कि आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई, वो हिंदुओं के लिए भी थी, मुसलमानों के लिए थी। ठीक है, इस देश का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, पहले इन लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन ये टारगेट करने की बात करते हैं, वो कहते हैं माफियाओं को खत्म कर दिया फलाना। आज क्यों आज अखिलेश यादव भी जा रहे हैं हमारे? माफिया मुसलमान है? एक सेकेंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? माफिया मुसलमान है? सिर्फ आप उसको धर्म दे रहे हैं, माफिया का भी धर्म बता रहे हैं आप? नहीं, माफियाओं की बात करते हैं ना, तो आज मुख्तार की अतीक की इनकी बात, और जो धनंजय सिंह है उसकी बात कौन करेगा? जो और लोग हैं, आप ही ने कहा कि माफिया को खत्म करने की बात करते हैं। माफिया को खत्म करने की कोई भी बात करे तो खुश होना चाहिए, उस पे तो ताली बजनी चाहिए। किसी की जेल के अंदर अगर किसी को जहर दिया जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी? ये तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं सर, कोई कहीं पे पुष्टि नहीं हुई है इसकी, या आप एलिगेशन लगा रहे हैं इन पर। आपने माफिया का धर्म बता दिया, आपने विचित्र बात आज कर दी है। आप माफिया का भी धर्म बता रहे हैं, ये बढ़िया है। तारिक खान, जल्दी से इनिशियल कमेंट आपका, उसके बाद विजय शर्मा प्लीज। मथुरा के लिए और काशी के लिए जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, जो कि मामला कोर्ट में है, तो वो भी अपीजमेंट में आएगा। जब मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कमेंट किया उसके ऊपर, तो वो भी अपीजमेंट में आएगा कि आप किसी का अपीजमेंट करना चाहते हैं। चलिए खैर, मैं ये कह रहा हूं कि दो दोस्त ही मिलकर, समान विचारधारा के लोग मिलकर ही सरकार बनाते हैं। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार हिंदुस्तान में आजादी से पहले 3 प्रांतों में बनाई। दोस्त थे तभी तो बनाई। इन्हीं दोस्तों ने मुख्तलिफ जगहों पर, दोनों दोस्तों ने ये कहा कि एक देश नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी 2 नेशन फॉर हिंदूज और मुस्लिम, स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना एंड फिर आपके जितने भी हिंदूवादी नेता हैं उनमें आरएसएस के भी लोग हैं, उसमें हिंदू महासभा के भी लोग, सबका नाम लेने का वक्त नहीं है। अब इन लोगों की आइडियोलॉजी ये थी कि किसी तरीके से 2 देश बने और
बंटवारा हो, विभाजन की विभीषिका बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। जिन्ना को दोषी बताया कि जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है डिवीजन के लिए, मेरा भी मानना पूरा यही है, जिन्ना डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल है। फिर जिन्ना को प्रेस किया गया लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा कि जिन्ना देश के एक महान सेकुलर नेता थे। जिन्ना के लिए ये दिया हुआ बयान, लाल कृष्ण आडवाणी साहब के का ये बयान, बीजेपी आज भी स्टैंड लेती है या ये कहेगी कि जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया ये बिल्कुल बकवास बयान था उनका? कहेगा आज कोई भी एक भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का? ये क्यों कहा विजय गया? शर्मा से पूछ पुरानी दोस्ती जिंदा रहती है। लाल कृष्ण आडवाणी, विजय शर्मा से पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जिन्ना को जो सेक्युलर बता रहे थे उस स्टेटमेंट के साथ हैं आप आडवाणी जी के? जी, मैं इनकी बिलाल जी और इनकी दोनों की बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहले इन्होंने कांग्रेसी वो सुन्नी पाए थे। आप मुझे बताएं, सरदार पटेल को भारत रत्न देने का काम किसने किया है? हमने किया ना, आपने नहीं किया। दूसरी, आप कहते हो विभाजनकारी बात की, उस कमेटी के मेंबर कौन थे? कांग्रेसी नेहरू जी थे उसके मेंबर, तो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था क्या? दूसरी, आप आडवाणी जी की बात करते हो, आडवाणी जी का उसी टाइम खंडन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि ये उनका निजी विचार है। आपको भी अच्छे से पता है भारतीय जनता पार्टी ने कभी औपचारिक रूप से ये नहीं कहा कि जिन्ना जो है वो इसके जिम्मेदार नहीं है। तो आप उन बातों को ना करें, जो बातें हो चुकी हैं आप इस पे बात करें। जो कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो उठा के मैनिफेस्टो यहाँ रख दिया, देश को हिंदू मुस्लिम में जो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं वो, तो उनको लगता है कि वो नहीं आने वाले हैं। ये तो मोगेरी लाल के सपने हैं। और आप कहते हो मुस्लिमों को लिए किसी तरह की कोई हम पॉलिसी नहीं लेकर आए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्के मकान मुस्लिम भाइयों को मिले हैं। ट्रिपल तलाक में हमने अपनी मुस्लिम बहनों को, माताओं को किस तरह से आजादी दिलाई है। आपके जो जिस तरह से जुर्म होते थे, और आप खुद कहते हो माफियाओं को मिला देंगे। बिल्कुल कहते हैं हम तो। माफिया कैसे जिंदा रह जाएगा योगी राज में, कैसे रह जाएगा मोदी राज में? हम तो कहते हैं यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ राम राज चलेगा। हम राम राज में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। अब जवाब लीजिए, क्या किसी छोटे बच्चे के, नर्सरी क्लास के बच्चे की तारीफ की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने? क्यों दिया आपने भारत रत्न? अगर गलती की थी उन्होंने, और अगर गलती की थी तो माफी मांगनी चाहिए उनको कि ये बयान से मैं स्टैंड नहीं करता। उन्होंने बाद में कहा कि मैं अपने बयान को के पीछे स्टैंड करता हूं। बाद में कहा लाल कृष्ण आडवाणी, उनको आपने भारत रत्न दिया। तो इसका मतलब यह है कि, और मैं कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा क्यों कहा। जब आजाद हुआ देश तो लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र लगभग 20 साल थी, वो समझदार थे। क्या वो जो जिन्ना का रोल था उससे प्रभावित थे? क्योंकि 20 साल के थे, नौजवान थे, और तब से राजनीति में आ गए थे 47 में जब देश आजाद हुआ। इसका मतलब ये है कि ये साबित होता है कि जिन्ना की आइडियोलॉजी से आडवाणी प्रेरित थे, और 2004 में जब जाकर उनको मौका मिला तो उन्होंने उनकी तारीफ की और बताया कि वो एक महान सेकुलर नेता थे। इस बात को आप स्टैंड करते, और आपने पक्का मकान मैनिफेस्टो में वादा किया था कि भारत के हर एक आदमी को पक्का मकान देंगे। एक सेकंड, जिन्ना आपके हिसाब से क्या थे? तारिक खान, बार बार एक ही चीज को बोलने से कुछ होता नहीं। आप ये बताइए, आपके हिसाब से जिन्ना क्या थे? सेक्युलर थे, कम्युनल थे? जिन्ना मेरे हिसाब से भारत के विभाजन के जिम्मेदार थे, जिनकी आडवाणी ने जाकर पाकिस्तान में उनकी मजार पे भी गए, उनकी तारीफ की थी, पुराने दोस्त की। चलिए अब जवाब लीजिए विजय शर्मा से। आप मुझे बताइए, जो विभाजन की कमेटी बनी थी उसमें नेहरू जी मेंबर थे कि नहीं थे? जो कमेटी के फॉर्मल मेंबर थे उनके बारे में भी बता दीजिए, जिन्होंने साइन किए हैं, जिन्होंने रूपरेखा बनाई है, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। अगर किसी इंसान ने, एक व्यक्ति ने पर्सनल अपने विचार रख दिए, आप उसको इतना तूल दे रहे हो? जो जिनके साइनों से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश उस टाइम दो राष्ट्रों के टुकड़े हुए, उनको आप जिम्मेवार नहीं मानते? कैसी बातें करते हो आप? चलिए ठीक है, एक कमेंट जल्दी से देशरत्न निगम जी आपका। ये मुस्लिम लीग पर आकर डिबेट फिर से क्यों शुरू हो गई? मैं ये जानना और समझना चाह रही हूँ इलेक्शंस में, और इससे किसका फायदा होने वाला है इलेक्शन में? इससे किसे फायदा होगा? जनता से जुड़ा मुद्दा तो ये है नहीं। देखिए, अगर मैनिफेस्टो, अगर घोषणा पत्र कांग्रेस ऐसा लाती है जिसका संबंध मुस्लिम लीग के चार्टर से हो या जिन्ना के प्रोक्लेमेशन से हो, तो ये बात देखिए भाजपा तो बुनाएगी ना, भाजपा तो बोलेगी और जनता के सामने लाएगी। तो ये शुरुआत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से करी है।
तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। वो सोच रहे थे किसी को पता नहीं लगेगा, बिना मुस्लिम लीग का नाम लिए 1936 के चार्टर की बातें हम लिख देंगे अपने घोषणा पत्र में, किसी को पता नहीं लगेगा, आराम से तुष्टीकरण हो जाएगा और इसका फायदा हम उठा लेंगे। लेकिन ये भूल गए कि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है और एक बटन दबाने से सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसका फायदा देखिए होगा नहीं होगा तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन नुकसान जरूर कांग्रेस को होने वाला है। दूसरा, लोगों ने ये कहा कि आरएसएस का नाम ले लिया बीच में, लेकिन हिंदू महासभा ने अगर मुस्लिम लीग के साथ बनाई है, आरएसएस से उसका कोई संबंध नहीं था। आरएसएस एक स्वतंत्र संगठन था 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी और वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहा है। हिंदू ठीक है, महासभा जवाब के लीजिए, अब बहुत जवाब लोगों ने लीजिए। बहुत तारिक कुछ खान आपको किया। जवाब देना चाह रहे हैं। तारिक खान करते थे आरएसएस और हिंदू महासभा, तब समन्वय में वैसा ही काम करते थे जैसे आज बीजेपी और आरएसएस समन्वय में काम करती है। इसलिए अपने आप को अलग मत करिए। संस्थाएं अलग थी, लेकिन विचारधारा और नेता आपस में मिलकर समन्वय बनाकर काम करते थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी रहे थे उसी मुस्लिम लीग की सरकार में, 3 प्रांतों में सरकार मिलकर बनाई थी। तो पुरानी दोस्ती और उजागर होती रहती है, पता चलती रहती है। आप मैनिफेस्टो की ही बात करें, आपने कहा था मैनिफेस्टो में, आपने वादा किया कि अटल लैब हर गांव में, हर ब्लॉक में एक होगी, हर घर में एक एक बना दिया आपने अटल लैब। अभी मैं अपने गांव गया था, मैंने देखा एक आदमी के घर के अंदर लैब बनी थी और हर आदमी के घर के अंदर घुस घुस के जबरदस्ती उनको लात घूसा मार के इन लोगों ने कहा नहीं, हमने मैनिफेस्टो में वादा किया हम हर घर में एक अटल लैब। जवाब ले लीजिए। अटल लैब क्या है? क्या है अटल लैब? मैनिफेस्टो का चिल्ला अरे जवाब तो लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब लीजिए ना। देशवतन निगम, हिंदू महासभा हमेशा कांग्रेस के कंट्रोल में रही है। अभी भी कांग्रेस से लड़े हुए प्रत्याशी उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, कभी भीमराव अंबेडकर की फोटो पे चप्पलें मारते हैं। तो आप उसके थोड़ा हिंदू महासभा को कुरेद के देखेंगे तो उसके पीछे उनके अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी आधे आपको कांग्रेस के नजर आएंगे। थोड़ा सा कुरेद के इतिहास पढ़ लीजिए। इसलिए हवा में बोलना कि वो इतिहास को समन्वय में लेकर काम हर करते हैं। पक्ष के अपने दावे हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है और अपनी अप्रोच है। इस डिबेट को मुझे फिलहाल यहीं रोकना होगा क्योंकि ये डिबेट जो है नेवर एंडिंग डिबेट है, काफी लंबी ये चल सकती है। कोशिश रहेगी कि इतिहास के कुछ तथ्यों पर, खासतौर पर जो राजनीति में आकर एक अलग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस पर आगे भी हम आपके लिए और डिबेट्स लेकर आते रहे। अभी के लिए इतना ही, वक्त इतना ही है।